चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर वक्त वक्त में सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है अपनी हार को कहती है कि ये जो है लोकतंत्र जो है, सामने वाले जो अपोनेंट जीते हैं ये जो है लोकतंत्र की जीत नहीं, तंत्र की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत को जो है तंत्र की जीत बताती है कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है, चुनाव आयोग जाती है, तमाम चीजें हमने देखा। और दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा कि वोटिंग लिस्ट से कैसे वोटरों का नाम कटा और तमाम चीजें हुई। उस बीच जो है ज्ञानेश्वर कुमार जो कि नए चुनाव आयोग नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को इनकी नियुक्ति की। राजीव कुमार जो है उनका कार्यकाल पूरा हुआ, वो रिटायर हुए, उनकी नियुक्ति पे भी सवाल है, राजीव कुमार पे भी कई सवाल है। और हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति महमूद पराचा जुड़े हुए जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। आपको बता दें कि ये दिए प्रावधान के अनुसार महमूद पराचा ने चुनाव आयोग से जो है वीडियो फुटेज मांगने का काम किया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है जिन्होंने फुटेज मांगा और प्रावधान था कि आपको फुटेज दिखाना पड़ेगा। वही प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए जो है महमूद पराचा ने कहा कि जिस जगह हरियाणा में जिस चुनाव में धांधली के संकेत आ रहे हैं वहां का फुटेज आप दीजिए। और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव आयोग ने उस कानून को, उस रूल को ही बदलने का काम किया। उस वक्त महमूद पराचा जो है काफी सुर्खियों में रहे, कई चर्चाएं, कई डिबेट्स जो है महमूद पराचा को लेकर हुई। तो आप बड़े वरिष्ठ वकील रहे हैं और जो है चुनाव आयोग से आपका कभी पटा नहीं और आप जो है ईवीएम को लेकर लड़ाई जो है अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी आपके जो कोर्ट में केस है। कैसे देख रहे हैं ज्ञानेश्वर कुमार जो कि नए चुनाव आयुक्त हैं और वो जो है सीआईओ ईआरओ जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तमाम लोगों की मीटिंग बुलाए हैं। ये जो पुराना मामला था वोटर लिस्ट जिसमें नाम कटने का मामला था, उसको लेकर देश भर के अधिकारियों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या जो गुजर चुके हैं, जो रिटायर कर चुके हैं, जो हट चुके हैं राजीव कुमार, उन पे कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप घटनाक्रम को? देखिए, पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं कि जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में ये फैसला आया था कि 90 की 90 हरियाणा की असेंबली सीटों की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17 सी हमें दे दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने खुद लॉ मिनिस्टर साहब से कह के वो कानून चेंज कराया था और उसका गजट नोटिफिकेशन भी भारत सरकार ने निकाला था। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं और भी हो चुकी हैं, लेकिन मैंने ये बात बार-बार कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उसके सामने आया था कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में कौन-कौन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, ताकि एक ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सके जो निष्पक्ष फैसले करने के लिए अ, ना सिर्फ निष्पक्ष फैसले करे बल्कि ये भी नजर आए कि निष्पक्ष व्यक्ति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आरएसएस और बीजेपी ने वो सुप्रीम कोर्ट का बताया हुआ तरीका ताक में रख के अपना तरीका फिर वही कानून में एक तरह से बदलाव किया, कानून लाए सुप्रीम कोर्ट के कहने से, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक मेंबर रखा अपने आप को, एक मेंबर अपना कैबिनेट मिनिस्टर रखा और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार जी भी बन के आए। उससे पहले राजीव कुमार जी भी इसी फॉर्मूले से बनकर आए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ही नुमाइंदे राजीव कुमार जी भी थे और जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो भी आरएसएस और बीजेपी के नुमाइंदे ही हैं। और ये मेरे ख्याल से राजीव कुमार जी के पुराने सारे ईमानदारी या बेईमानी जैसी भी उन्होंने काम किया था उसके रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लेकिन लगता है। ज्ञानेश कुमार जो नए नए चुनाव आयोग हैं, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है वो पुराने मामले को लेकर, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने काटने का जो मामला दिल्ली चुनाव के वक्त हुआ, उस वक्त सीआईओ ईआरओ पूरे देश भर में जितने अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, सबकी एक मीटिंग बुलाई है पुराने मामले को लेकर के। तो इसमें तो फिर सवाल नहीं उठता है ना कि निष्पक्षता को लेकर के। अब तो देखिए, राजीव कुमार के समय के पुरानी चीजों को ये भी खोलने का काम कर रहे हैं। मीटिंग तो हम्म, इनको नियुक्त करने के लिए भी बुलाई गई थी। इसमें मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने एक तो स्वयं को बुला लिया, एक अमित शाह जी को बुला लिया, एक राहुल गांधी जी को बुला लिया। मीटिंग बुलाने से क्या होता है? हम्म, अब देखिए, ये मीटिंग जो बुलाई गई है आनन फानन में बुलाई लगती है मुझे, या कोई और भी वजह हो सकती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस में ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें
जो वोटर आईडी होती है ना, हर एक व्यक्ति की जो वोटर आईडी कार्ड होता है, उसपे एक नंबर होता है, उसको ईपीआईसी नंबर कहते हैं। उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि एक ही ईपीआईसी नंबर जो है वो 2-2 लोगों का भी है। एक वेस्ट बंगाल में है एक व्यक्ति का, और वही नंबर वाला एक और आई का जो किसी और का भी है, जो हरियाणा में और दूसरे राज्यों में। ऐसे उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो ये काम, और उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर-अंदर चुनाव आयोग ने इस पे अपनी पोज़ीशन साफ नहीं की, तो वो और भी बड़े-बड़े खुलासे करेंगे चुनाव आयोग को एक्सपोज़ करने के लिए। तो एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि उसको, उस मामले को रफा-दफा करने के लिए या उस पे लीपापोती करने के लिए कि देखो हमने एक मीटिंग बुला के ये बात की है और हम आगे से ऐसा गलत काम नहीं होने देंगे। तो एक वजह तो ये हो सकती है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा हम्म, कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया इसके जवाब में, तृणमूल कांग्रेस के जवाब में, कि ये जो गलती हुई है, या गलती नहीं भी बताया उन्होंने, ये इसलिए हुआ है कि अलग-अलग राज्यों में जो वहाँ के सीईओज़ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो अपनी वोटर आईडीज़ बनाई, उसमें शायद डुप्लीकेशन हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे राज्यों में बनी है, तो एक राज्य में और दूसरे राज्य में एक जैसे नंबर आ गए होंगे, ये वो चेक करके बताएंगे और आगे से इस प्रक्रिया को दुरुस्त कर लेंगे, ताकि एक नागरिक का एक ही वोटर नंबर हो, यानी कि वोट डालने का नंबर एक ही हो, ठीक, अच्छी बात ईपीआईसी है। नंबर महत्वपूर्ण एक ही मेरा हो। सवाल मेरा सवाल राजीव कुमार के कार्यकाल मैं पे है। राजीव कुमार मैं के कार्यकाल में महत्वपूर्ण चुनावें हुए। आपने देखा 2024 लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ, कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 2024 की कुर्सी पे अगर बैठे हैं अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें राजीव कुमार ने जो है वो कराया, और उसकी नियुक्ति में सीजीआई का नहीं होना, अकेले नियुक्ति करना, और वही देखा गया ज्ञानेश्वर कुमार में। तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अगर इस पे जांच बैठी जाए, लोग मांग कर रहे मैं हैं कि मैं राजीव मैं कुमार के वही कह समय रहा के हूँ ना कि कार्यकाल पे जांच बननी चाहिए। ये राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार जी, अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी तो दोनों जेल में मिलेंगे। हम्म, ये बात हम लोग काफ़ी दिन से कह भी रहे हैं, और उसके हिसाब से हमने पुलिस में कंप्लेंट्स भी की हैं, और पुलिस ने क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की, तो हमने उसके बाद अदालत में भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई जारी की हुई है। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त कर लूँ, तो अब जो ज्ञानेश कुमार जी ने हम्म, जो एक बात जो तृणमूल कांग्रेस के को मेरे ख्याल से बहकाने के लिए या देश को गुमराह करने के लिए बोली है, वो ये बोली है कि 2 राज्यों में एक जैसे नंबर हो सकते हैं। लेकिन खुद चुनाव आयोग ने 2019 में ये बात डिक्लेयर की थी कि हर एक नागरिक का एक ही ईपीआईसी नंबर होगा, और उसको जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें फीड करके अपना वोटर जो वोटर आईडी कार्ड जो है वो भी निकाल सकते हैं, और अपनी वोट किस जगह पड़नी है वो भी देख सकते हैं, अपना इलेक्टोरल रोल में अपनी जगह देख सकते हैं इस नंबर के द्वारा। तो जब वो एक ही नंबर है, ये चुनाव आयोग ने खुद ही कहा था, तो इसका मतलब साफ है कि ये धांधली का सबूत टीएमसी वालों ने पकड़ा था, जिसकी सफाई वो दे रहे हैं। अब वो अभी से अगर झूठ ही बोलना शुरू कर देंगे, जो कि प्रत्यक्ष रूप से झूठ ही लग रहा है, तो उनके बारे में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक और बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो अकेले काम नहीं करते हैं कोई, उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त और भी होते हैं। ये ज्ञानेश कुमार जी तो उनके साथ थे ही ना, उनके सारे कारनामों में अच्छे या बुरे, उन्होंने तो एक पूरी साइकिल पूरी की है राजीव कुमार जी ने, देश के सारे चुनाव, सभी राज्यों के और लोकसभा चुनाव कराए, इतना लंबा कार्यकाल था उनका। और ज्ञानेश कुमार जी काफ़ी समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जो-जो अच्छे और बुरे राजीव कुमार जी ने काम किए हैं, उसमें इनकी भी पूरी-पूरी शमूलियत या सहभागिता रही है। अब उसी के लिए हमने 2 पुलिस कंप्लेंट्स तो कर ही रखी हैं। अब तृणमूल कांग्रेस ने जो सबूत लाए हैं, उसके हिसाब से अगर उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है, मैंने भी एक बात कही है इस बारे में कि 72 घंटे तक का मैं गुजारिश कर रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर वहां ये धांधली हुई है उनके राज्य में भी, तो लॉ एंड ऑर्डर तो वेस्ट बंगाल के पास ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर तृणमूल कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराए तो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोगों ने जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराई है,
अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, तो हम कोलकाता में जाके एक एफआईआर मैं अपने नाम से ही दर्ज करा दूंगा, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी भी और राजीव कुमार जी भी, दोनों उसमें पूरी तरीके से उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं और हमने भी इकट्ठे किए हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को जेल जाने का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। कानूनी रूप से कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं आप? जी, जी। अब हम वेस्ट बंगाल में भी जाके 72 घंटे बाद खुद ही एफआईआर करा देंगे, ताकि वेस्ट बंगाल की पुलिस अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो राहुल गांधी जी जो चीज़ कह रहे थे ना महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में, हरियाणा के इलेक्शन के बारे में, उसके सबूत भी वेस्ट बंगाल की पुलिस ही इकट्ठे करके ला सकती है। क्योंकि एक अगर आम आदमी कोई सबूत जुटाएगा तो उसके पास तरीके होते हैं आरटीआई या लेटर लिखने का, जैसे राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग उसका जवाब ही नहीं दे रहा। राहुल गांधी जी ने मांगा है ना उनसे कि हमें लोकसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट दे दो और असेंबली के चुनाव की वोटर लिस्ट दे दो, ताकि मेरा ये जो सवाल है, वारंट आया है लाखों वोटों का हम पकड़ सकें। उसी तरीके से टीएमसी के लोगों ने कहा है कि ये क्या गड़बड़ है। ये सब अगर एक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, आईओ होगा, वो चिट्ठी लिख के सम्मन भेज के या डायरेक्शन देके ये सारे सबूत मंगा सकता है, जो कि राहुल गांधी जी भी मांग रहे हैं और टीएमसी वाले भी मांग रहे हैं, और देश की जनता भी जो अपराध किए हैं इन लोगों ने उसके बारे में एक एक कानूनी क्लोजर भी चाहती है ना, ताकि किसने ये अपराध किए हैं इतने बड़े बड़े वो पकड़े जाए। मेरा सवाल ज्ञानेश कुमार को लेकर के है। इन पे भी सवाल उठ रहा है कि कैसे देखते हैं इनकी निष्पक्षता, जिस तरह इनकी नियुक्ति हुई उसको कैसे देखते हैं, और ज्ञानेश कुमार का बैकग्राउंड के बारे में कुछ अगर बताए तो। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति जैसे हुई वो तो अब सारी जग जाहिर ही है। राहुल गांधी जी ने आके कह ही दिया कि उनकी कोई नहीं सुनी गई, और सुनी भी क्यों जाती। एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी हैं, 3 वोटों में से 2 ही वोटों की चलेगी। तो उन्होंने अपना जो सबसे अच्छा आदमी हो सकता था वो बनाया है। ये व्यक्ति ज्ञानेश कुमार जी जो हैं अमित शाह जी के साथ काम कर चुके हैं होम मिनिस्ट्री में। ये जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है, जिसमें इस देश में मेरे ख्याल से सबसे बड़े फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक घोटाले हो रहे हैं इस वक़्त भी, उसमें अमित शाह जी के साथ रहे हैं ये। अमित शाह जी के इतने पसंदीदा हैं, वो हर जगह इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, या कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे, रादर मुझे ये बोलना चाहिए कि कितनी निष्पक्षता से काम करेंगे, जबकि ये अमित शाह जी के साथ ही जाते हैं। अब अमित शाह जी जो तो अपने आप को चाणक्य कहलवाते ही हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की हर एक जीत का श्रेय वो अपने ऊपर ही लेना चाहते हैं, और उनके लोग भी इसी बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए एक जो वो है ना गुरु मंत्र, वो अमित शाह जी हैं। तो अगर उनका कोई व्यक्ति होगा, और अमित शाह जी कितना पैशनेटली काम करते हैं, कितना लग के पूरी ताकत लगा के कोई काम करते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को जिताने के लिए दुनिया की कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो ना कर गुजरेंगे। तो जब उनका एक व्यक्ति मौजूद है, तो ये ज्ञानेश कुमार जी को तो खुशी-खुशी करना ही पड़ेगा, हर वो काम ईवीएम जो की लड़ाई, अमित शाह जी चाहेंगे। आपने ईवीएम की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी, अभी भी कोई शको शुबा है ईवीएम को लेकर के? नहीं, मुझे तो पहले दिन से देखिए 5 जनवरी 2024 से जब मैं इस आंदोलन में जनता के कहने से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उतरा हूँ, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ। मैं तो सारी रिसर्च करके कोई काम करता हूँ। बगैर रिसर्च किए, बगैर पूरी तरीके से 100% कन्विंस हुए, मैं कोई काम नहीं करता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 50 के करीब पिटीशंस डिसमिस हुई हैं। सिर्फ एक हमारी पिटीशन बची है, थोड़ी-थोड़ी। हमें लिबर्टी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि दूसरी अदालतों में जाओ, और उसके बाद हम दूसरी अदालतों में जा गए, और हमें एक के बाद एक जीत भी हासिल हो रही है। तो मैं रिसर्च किए बगैर कोई काम नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में सबसे सेफ तरीका इलेक्शन कराने का, सबसे सस्ता इलेक्शन कराने का, सबसे जल्दी इलेक्शन कराने का, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तरीका है पेपर बैलेट से। ईवीएम से गड़बड़ी गड़बड़ होती है। ईवीएम तो मशीन ही गड़बड़ी करने वाली है। तो और उसका देखिए, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले एलन मस्क साहब ने कहा पेपर बैलेट ही सही तरीका है, जो मशीनें हैं उनसे चुनाव में धांधली होती है।